नमस्कार, न्यूज 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर मीना शर्मा। राजस्थान की राजनीति में अब इंतजार हो रहा है लोकसभा की 25 सीट का, जिसमें बीजेपी की 10 सीट है। आज डॉक्टर सतीश पूनिया, राजस्थान बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, को हरियाणा का जैसे ही चुनाव प्रभारी बनाया गया, उसके बाद से चर्चाएं हैं कि अब लोकसभा के मैदान में वो उम्मीदवार होने मुश्किल है। राजेंद्र राठौड़ और सतीश पूनिया को लेकर पार्टी की क्या रणनीति होगी, इस पर कई तरह की चर्चाएं पिछले कुछ दिनों से सुन रहे हैं। लेकिन अब इन चर्चाओं पर कब विराम लगेगा, ये सवाल है। इसके बीच में आज बीजेपी के प्रहलाद गुंजल ने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर ली है और इसके साथ ही अशोक गहलोत और गोविंद डोटासरा को एक छोटी सी और सफलता भी मिल गई। हालांकि कोटा में कितना नुकसान कर पाएंगे प्रहलाद गुंजल, ओम बिरला की कितनी मुश्किलें बढ़ा पाएंगे, ये सवाल है। ओम बिरला लोकसभा अध्यक्ष इस वक्त राजस्थान में कोटा से बीजेपी के उम्मीदवार हैं। तो ऐसे में जहां कांग्रेस की 15 सीट पर दावेदारों के नाम सामने आने हैं, बीजेपी के 10 नाम सामने आने हैं, कब तक आ पाएंगे, क्यों इतनी देर हो रही है? अब चुनाव में समय बहुत कम बचा है और अगर इस तरह से नामों में और देरी होती है तो उसका चुनाव पर क्या असर भी होता है? ये तमाम सवाल हैं जिनका जवाब ढूंढने की कोशिश हम अगले 1 घंटे में हमारे खास मेहमानों के साथ करेंगे। हमारे साथ करणवीर सिंह, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के, डॉक्टर चेतन राजपुरोहित बीजेपी से, जगदीश शर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार, राजीव तिवारी जी वरिष्ठ पत्रकार, डॉक्टर मुनेश अरोड़ा उदयपुर से वरिष्ठ पत्रकार, गुलाब बत्रा जी जयपुर से। बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। तो शुरुआत डॉक्टर चेतन राजपुरोहित आपसे ही करना चाहते हैं। डॉक्टर साहब, कब तक आपकी दूसरी लिस्ट आ रही है, जो कि फाइनल होगी या उसमें भी 2 टुकड़ों में आएगी? नहीं, नहीं। जैसे ही केंद्रीय चुनाव समिति फाइनल करेगी, आप सबके लोगों के सामने नाम आएँगे और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी आएँगे। 15 सीटें हम लोगों ने डिक्लेयर कर दी है राजस्थान में, हमारे प्रत्याशी चुनाव प्रचार में लग गए हैं। और कल ही हमारी चूरू के अंदर क्लस्टर मीटिंग थी, हनुमानगढ़, गंगानगर और बीकानेर लोकसभा क्षेत्र की, जिसे माननीय भजन लाल जी, सतीश जी, सीपी जोशी जी सब लोग आए थे। हम लोगों ने चर्चा की तीनों लोकसभा में, किस प्रकार से मत प्रतिशत हमारा बढ़ सकता है और जो जीत का मार्जिन है हमारा, तो जीत का मार्जिन हमारा भजन टारगेट है लाल जी 5 लाख से ज़्यादा भजन मतों से लाल जी जीतना। चूरू भी देर से पहुंचे और कोटा भी देर से पहुंचेंगे क्या? नहीं, 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 चूरू हम लोग बहुत टाइम से आ गए थे, देर से नहीं आए थे, मैं वहीं था। बिल्कुल टाइम से पहुँच गए थे और चूरू सीट तो विशेष है हमारे लिए। चूरू सीट 2 कारणों से विशेष है हमारे लिए। एक तो पैरा ओलंपिक में गोल्ड विजेता 2 बार या 3 बार गोल्ड विजेता दिव्यांग देवेंद्र जी झाझड़िया, जो एक गरीब किसान परिवार से आते हैं, उनको भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशी बनाया है। ये हमारे लिए गर्व की बात है कि पद्म विभूषण, राजस्थान का जन्मा जाया गरीब किसान के घर पैदा हुआ लड़का, आज हमारा गर्व के साथ हम कहते हैं हमारे लोकसभा का प्रत्याशी है। और हमारा टारगेट है कि मैंने पहले ही आपको कहा था, 25 की 25 लोकसभा सीटें हम 5 लाख से ज़्यादा मतों से जीतने के लिए मेहनत कर रहे हैं। और मेहनत आज से नहीं कर रहे हैं, मेहनत हम पिछले 1 साल से लोकसभा चुनाव की तैयारियों में लगे हुए थे और अब वो समय पे आया है जब हमारा रिजल्ट आना है, परिणाम आना है। और परिणाम तब अच्छा आएगा जब हर बूथ पर भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता ज़्यादा से ज़्यादा पोलिंग करवाएगा भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में। और जो कमज़ोर बूथ हमारे रहे हैं, जैसे बीकानेर लोकसभा क्षेत्र में हमने 399 बूथ ऐसे छाँटे थे, जो कमज़ोर थे हमारे, जहाँ हमारे को 2019 में कम मत मिले। उन बूथों पे हम लोगों ने जो मेहनत की है और बाकी बूथों को मेंटेन रखने के लिए हमने मेहनत की है, उसका नतीजा है मोदी जी की प्रधानमंत्री के रूप में देश को दी गई सेवाएँ, प्रदेश को दी गई योजनाएँ, प्रदेश के ग्रामीण किसानों को, शहरी क्षेत्र के लोगों को दी गई राहत, ये हमारा मजबूत पक्ष है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता पूरी ताकत के साथ ज़मीन पे जाके खड़ा है, क्योंकि उसके पास बताने के लिए बहुत है। क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी ने, माननीय भजन लाल जी ने केवल अच्छा, 3 महीने में जिस प्रकार की काम किए हैं राजस्थान के अंदर। डॉक्टर चेतन राजपुरोहित ये सब बातें तो कितनी बार कह चुके हैं, आप खुद भी थकते नहीं होंगे क्या बोलते हुए? सवाल ये है, डॉक्टर सतीश पूनिया, राजेंद्र राठौड़ चुनाव लड़ेंगे क्या? बिल्कुल आता हूँ, इसी पे आता हूँ। भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता, चाहे माननीय सतीश जी हो, राजेंद्र जी हो, कोई भी हो, भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश नेतृत्व और केंद्रीय नेतृत्व तय करता है कि उनकी भूमिका क्या रहेगी। क्या जनप्रतिनिधि के रूप में रहेगी? क्या संगठन में काम करने के रूप में रहेगी? या अन्य संगठनों में काम करने की रहेगी? ये भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश नेतृत्व और केंद्रीय नेतृत्व तय करता है। और सबसे बड़ी बात ये है कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता एक तपस्वी कार्यकर्ता है, जो तपस्या करके यहाँ तक पहुँचा है। वो इधर-उधर उछल-कूद नहीं करता है, उछल-कूद वही करता है या तो दूसरी पार्टी से आया हुआ, जिस परिवार को 14-14 टिकट हमने चूरू के अंदर दिए थे,
माताजी, पिताजी, भाई, एमपी, एमएलए, प्रधान, प्रमुख आज वो चले गए कांग्रेस के अंदर, टिकट कटते ही चले गए। लेकिन यहाँ ऐसे लोग भी है, एक-एक बार टिकट नहीं कटा, 4-4 बार टिकट कटा लेकिन पार्टी की सेवा कर रहे हैं। क्योंकि उन लोगों का मूल मंत्र है भारत के नागरिकों की सेवा करना, राष्ट्रवाद को बढ़ावा देना, इस देश के बारे में सोचना। माननीय अब्दुल कलाम आज़ाद जी ने कहा था कि केवल 24 घंटे में से आप 2 मिनट अगर आँखें बंद करके सोचते हैं कि मैं देश के लिए क्या कर सकता हूँ, तो आप इस देश का बहुत बड़ा योगदान कर सकते हैं इस देश के लिए। तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता तपस्वी कार्यकर्ता है, वो नेक कार्यकर्ता है, वो जनता को समर्पित कार्यकर्ता है, तो कोई चिंता नहीं है हमारे को। सतीश जी भाई साहब को हरियाणा भेजा, आज मैंने पढ़ा था, मैंने देखा था, कोई बात नहीं, हरियाणा में पार्टी का झंडा बुलंद करेंगे, वहाँ सीटें जिताएँगे, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, कोई बात नहीं, सतीश जी के लिए तो ठीक है, राजेंद्र राठौड़ जी के लिए? राजेंद्र जी राठौड़ का हम लोगों की प्रार्थना है, हम लोग चाहते हैं राजेंद्र जी राठौड़ भी जनप्रतिनिधि बने, बहुत कद्दावर नेता है हमारे कद्दावर नेता है। आप बताइए मीना जी, आप बताइए कितनी बार वो विधायक रहे हैं, नेता प्रतिपक्ष रहे हैं, मंत्री है। लेकिन एक और बताता हूँ, एक लास्ट बात, यही तो पहचान है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की। मिलेगा चुनाव लड़ेंगे, पूरी ताकत से लड़ेंगे, नहीं मिलेगा तो जिसको मिलेगा उसके साथ लग के चुनाव जिताएंगे। जी। तो अभी सतीश पूनिया के बाद राजेंद्र राठौड़ को लेकर भी क्या स्थिति बननी है, इसको लेकर पार्टी को भी जानकारी नहीं है। करणवीर सिंह जी, आज आपने कोटा में एक छोटा सा गढ़ फतेह किया है, ये कितना बड़ा साबित हो पाएगा आपके लिए कोटा के में मतलब भेदने के लिए इस लोकसभा के लिए? लेकिन फिर भी ठीक है, इस छोटे से गढ़ के माध्यम से आप लोकसभा तक पहुंच पाएंगे क्या? सवाल ये है। ऑडियो ऑन करिए प्लीज अपना। मीना जी, कोटा कोई छोटा गढ़ नहीं है, हाड़ौती राजस्थान की तपोभूमि रही है। यहाँ से वीर सुरमाओं ने जन्म लिया है और हिंदुस्तान की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी है। तो कोटा छोटा नहीं है, ये हमारे लिए उतना ही महत्वपूर्ण है जितना पूरा राजस्थान है। साथ ही कोटा के साथ ही फतेह खान शिव से आए हैं, नरेश मीणा जी का पार्टी में स्वागत हुआ है और उनके साथ में हमारे एक साथी और सुनील परिहार जी सिवाना से शामिल हुए। 4 लोगों ने आज कांग्रेस पार्टी में अपना विश्वास जताया है। और प्रहलाद गुंजल जी जो आए हैं, उन्होंने बताया है कि कैसे वो तानाशाही, किस तरह की जो एक व्यक्ति के पीछे पूरी पार्टी को झोंकने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है, और वो एक तानाशाही जो चला रखी है उन्होंने, दिल्ली से इशारे हो रहे हैं, उन इशारों से दुखी होकर वो कांग्रेस पार्टी में उन्होंने आस्था जताई है। और आने वाले समय में जरूर कांग्रेस पार्टी के लिए बहुत ही मजबूती वाला और सुखद कार्यक्रम रहेगा मैडम ये। जी, कितना सुखद रहेगा। गुलाब बत्रा जी, कांग्रेस कितनी चुनौती दे पाएगी ये 2-3 नामों को जो लेकर आई है आज? इससे पहले कुछ छोटे-छोटे नाम या राहुल कस्वां के नाम पे बड़ा नाम, राहुल कस्वां को इस लोकसभा चुनाव में कोई 5 बार भी शायद याद नहीं करता, हर बार हर दिन याद करने का कारण दे दिया उन्होंने। देखिए कि अभी जो कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे थे जो आज भाजपा में शामिल हुए हैं, उनमें प्रहलाद गुंजल एक बहुत बड़े नेता हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। और हाड़ौती के नेताओं में शामिल है और विशेषकर गुर्जर समाज से। उसमें एक सुनील परिहार का नाम भी आपने लिया है। सुनील परिहार अशोक गहलोत के खास फॉलोअर्स में हैं और अभी शिव से उनको निर्दलीय चुनाव लड़वाया गया था एक रणनीति के तहत। अगर वो कांग्रेस में शामिल हुए तो कोई एक नई बात नहीं है, वो उसी पार्टी के थे और अशोक गहलोत के बहुत घनिष्ठ मित्रों में से, मतलब उनकी जो टोली है, अंदरूनी टोली, उसके बहुत प्रमुख मेंबर हैं। दूसरी बात, गुंजल और ओम बिरला जी की एक व्यक्तिगत जो है अदावत है, उसके नाते से उनको ये लगा कि मैं बहुत बड़ा दिग्गज नेता हूं और मुझे कोई ना कोई। अब आप देखिए, एक तरफ ओम बिरला जो 2 बार लोकसभा के अध्यक्ष रहे हैं, जिनके कार्यकाल में नया भवन बना है, वो अगर ये अपेक्षा करें कि ओम बिरला की बराबरी वो करेंगे, उनके दिग्गज उनका टिकट काट करके और प्रहलाद गुंजल को दिया जाएगा, ये तो मुझे लगता नहीं कि उनके अत्यधिक महत्वाकांक्षा रही होगी। और वो विधायक रहे कई बार, पहली बार वो इस तरह का लोकसभा के चुनाव की उनकी इच्छा जागृत हुई कि मैं राष्ट्रीय राजनीति में शामिल हो जाऊं। तो वो मुझे लगता नहीं कि इतनी सफलता उनको मिल पाएगी, क्योंकि उनका व्यक्तित्व जो है ओम बिरला का, वो बहुत बड़ा व्यक्तित्व है। उसकी तुलना में मुझे लगता नहीं कि ये जो कोटा की लड़ाई है। दूसरी बात, जहाँ चुरू की बात की, तो ये बात सही है कि भाजपा ने अपने लोकसभा की जो 25 सीटें हैं, उनमें से जो 6-7 सीटें हैं वो सी श्रेणी में मानी है। उसमें शेखावटी की 3 सीटें शामिल हैं। हालांकि हार जीत वहां रही है, 25 की 25 सीटें 2 बार भाजपा जीती है,
और तीसरी बार जो हैट्रिक की वाली बात है उसके सामने कई बार इस बात जाए पूरा फोकस तो इसी बात पर है कि तीसरी बार भी हैट्रिक कैसे बने, और इसमें कैंडिडेट्स के सिलेक्शन में जो इतनी देर हो रही है बीजेपी और कितना समय ले सकती है राजीव तिवारी जी? क्योंकि आज जैसे ऐसा लग रहा है कि लिस्ट बनाने से पहले सभी लोगों को जिनको टिकट नहीं मिलना है उनको पहले तैयार कर दो। सतीश जी को हरियाणा भेज दिया है, राजेंद्र राठौड़ जी को कहाँ भेजेंगे? देखिए, लिस्ट भी सब तैयार है, अभी उलास तक चल रहा है। 25 तारीख को दोपहर बाद उलास तक खत्म होगा, तभी लिस्ट जारी होगी। 26 तारीख को लिस्ट जारी हो जाएगी। मलमास को नहीं मानने वाली पार्टी होलास्ट की कैसे वेट करेगी आदरणीय? अजय वो सब मानते हैं। वो मलमास में एक लिस्ट जारी हो गई थी तो बड़े पंगे हो गए थे उसमें। उसके बाद सारी मलमास के बाद ही जारी हुई थी, और कांग्रेस ने भी मलमास में के बाद ही जारी करी थी। तो होलास तक लगने के पहले एक एक लिस्ट जारी हो गई दोनों की, बल्कि दो लिस्ट जारी हो गई पूरे देश के हिसाब से देखा जाए तो। और अब जो लिस्ट जारी होगी वो 26 तारीख को या 25 की रात को या 26 को सुबह लागू हो जाएगी, मतलब जारी कर दी जाएगी। नॉमिनेशन का लास्ट डे है वो तिवारी साहब। हाँ तो कोई बात नहीं है, तो हरदम करते थे 25 तारीख को कर देंगे, 26 को रात को करके 26 आपको तो छूट मिल जाएगी बाद में भरने की भी। नहीं हमको कोई नहीं, 26 तारीख को भरने में क्या दिक्कत है? 2 घंटे का काम होता है लिस्ट भरने का। तो जिसको संकेत देने होंगे उनको संकेत दे दिए होंगे, कागज सारे तैयार होंगे, तो जाके चुनाव आयोग तो करने। परसों की बात है, परसों सुबह डॉक्टर सतीश पूनिया के सोशल मीडिया हैंडल पर एक फोटो आया था और उस पे कैप्शन लिखा था, मैं इसलिए मुस्कुराता रहता हूँ। तब उनको पता चल गया था शायद कि उन्हें हरियाणा भेजा जाए। जिनको संकेत देने होंगे उनको संकेत दे दिए होंगे कि भाई आपको तैयारी रखो। अब मंत्रिमंडल से अभी तो जब शामिल करने वाले थे तो मंत्रिमंडल की कहाँ घोषणा हो रही थी, लेकिन जिनको शामिल करना था उनको सूचित कर दिया गया था कि भाई अपने सूट वूट देख लो, क्या ड्राई क्लीन है कि नहीं है तो नए बनवा लो। सर कई लोगों के सूट बेकार हो गए, इसलिए इस बार सूट नहीं सिलवाने। हाँ नहीं राजभवन आगे बैठे भी थे वो लोग, ऐसी बात नहीं है, और पीछे कहीं बैठ गए थे सीट पे जाके। वो लोग बहुत मुस्कुरा भी रहे थे। सवाल ये भी है जगदीश शर्मा जी, आप देखिएगा लिस्ट 25 की शाम को, मतलब रात तक, या 26 को अर्ली मॉर्निंग में जारी होगी, और उसी दिन 26 को नॉमिनेशन का भी लास्ट डे है, हो जाएगा काम। जगदीश जी आपको भी लगता है बीजेपी चैलेंज लेगी राजीव तिवारी जी का? बिल्कुल बीजेपी तैयार है। और देखो मैं भी मानता हूँ चेतन राज पुरोहित जी की तरीके से कि हर चीज बिल्कुल बढ़िया है। बीजेपी के कार्यकर्ता बहुत तेजस्वी और तपस्वी हैं। उन्होंने जो सेवा की है, जनता की सेवा के लिए जो वो काम करते हैं, जैसे कि चूरू में कर रहे थे कसवा साहब, इतने तपस्वी थे कि जब उनको टिकट नहीं दिया तो कट से कांग्रेस में चले गए, सारी तपस्या धरी रह गई। तो ये सब तो चलता रहता है पॉलिटिकल सिनेरियो में। मैं तो अभी जैसे जयपुर में आज सुनील शर्मा का नाम फाइनल हो गया कांग्रेस के, तो उनको मैसेज भी मिल गया है, और उन्होंने अपने एक्स हैंडलर पर जो है फोटो भी डाल दी है, जिसमें यात्रा की तैयारी शुरू है, वो पहन के, शॉल पहनकर। मेरा कहने का मतलब ये है कि तैयारी तो सबकी सारी है, बस ये है कि मिल जाए आदमी काम का, पकड़ने में देरी नहीं करेगी। चाहे कांग्रेस को मिल जाए चाहे बीजेपी को मिल जाए, सब ऐसे ही बैठे हैं। सब इनके पास इतनी बड़ा संगठन है, तब भी आदमी नहीं होते इनके पास चुनाव लड़ाने के लिए। इनको इंतजार करना पड़ता है कि बांसवाड़ा में हम कैंडिडेट तब लड़ाए जब कांग्रेस से टूट के हमारे पास आया कोई आदमी। ऐसी क्या यशस्वी और क्या तपस्वी, मेरे समझ में नहीं आता तपस्वी क्या होता है फिर। नहीं, दूसरी बात है कि बीजेपी वाले कहते हैं कि हमारे तो मोदी जी का चेहरा है और कमल का फूल हमारा कैंडिडेट है, फिर उसके बाद आदमी क्यों नहीं मिल रहे? किसी को भी खड़ा कर दो, जब जीताना तो कमल को है,
ये मोदी जी को विधानसभा में विधानसभा में 115 ही कैसे रह गए? फिर तो जाना चाहिए था ना 250। अगर कमल का फूल ही लड़ा रहा था तो विधानसभा में फिर तो 250 जाना चाहिए, क्योंकि मोदी जी के नाम पर ही वोट पड़ रहा था। तो इसका फिर मतलब कैसे इसका मतलब राजीव तिवारी जी और जगदीश जी और गुलाब बत्रा जी, और अब मैं डॉक्टर मुनीश अरोड़ा के पास भी आऊंगी, जो जानकारी आपके पास है ग्राउंड में रहने से हम लोगों के पास जो आती है, ऐसा तो है नहीं कि बीजेपी के पास जाती नहीं होगी। और क्योंकि बीजेपी चुनावी रणनीति के लिहाज से आज अपनी एक्सपर्टीज मानती है, लोग भी उसकी दाद देते हैं। आज जब सतीश पूनिया का नाम आया हरियाणा के लिए, तब भी कुछ लोगों ने कहा देखो ये ऐसे खेल खेलते हैं। तो खेल खेलते हैं कुछ भी, सवाल ये कि वो जानते हैं कि उनकी स्थिति क्या है, इसलिए एक एक कदम फूंक फूंक कर रख रहे हैं। इसे इस रूप में देखा जाना चाहिए डॉक्टर मुनीश अरोड़ा। मीना जी, मैं बिल्कुल जो आपने क्वेश्चन किया बिल्कुल सही है कि भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल कैलकुलेटिव मूव पे चलने वाली पार्टी है। वो शतरंज के मोहरे देखने के सामने से किस तरह के मोहरे आ रहे हैं। जहां तक आप राजेंद्र राठौड़ की बात कर रही थी, कल मानवेंद्र जी की बात कर रही थी कि राजसमंद से लड़ सकते हैं, तो एक और जो हमारे यहाँ से रणधीर सिंह जी भिंडर हैं, उनको भी तो लाए हुए हैं ये पार्टी में। वो भी तो एक राजपूत चेहरा है, उनको भी तो उतारने की तैयारी चल रही है अंदर ही अंदर। उनको मंच पर भी बिठाया गया था भजन लाल जी के साथ में। अभी ये सब बातें तो देखिए, अभी जो मैं राजपुरोहित जी बात कर रहे थे, जो आपने राजपुरोहित जी से कही थी, बीजेपी में हर प्रवक्ता जो बोलता, माफ करना राजपुरोहित जी जो मैं बात कहने जा रहा हूँ, आप लोगों का जो कैलकुलेशन है, आप लोगों की जो शब्दावली है और आप लोगों का जो प्रेजेंटेशन है, हमने इतने एग्जाम दे दिए जिंदगी में, मगर एक क्वेश्चन को दोबारा वैसा नहीं लिख सकते जितने आपके प्रवक्ता लपे चुपे शब्दों में बात कहते हैं। हम उन शब्दों को भी नहीं लिख सकते वापस, अगर आप कहते तो याद करके भी नहीं लिख सकते। आप ये कहते हैं हाई हमारा जो हाई कमान है वो डिसाइड करेगा, डिवोटेड वर्कर्स हैं, सब कुछ है। हम खुद मानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी कैडर बेस्ड पार्टी है, उसमें अनुशासन है, मगर उसके बाद भी जिस तरह से कांग्रेसीकरण भारतीय जनता पार्टी का हो रहा है, उससे तो ये लग रहा है कि आने वाले समय जो मूल कार्यकर्ता जो भारतीय जनता पार्टी के हैं, उनका क्या होगा। आज भी मैं बात कर रहा था फील्ड के अंदर, तो मेरी यही बात हो रही थी कि उससे एक अजीब सी हालत उनके बीच में आ रही है। वो आज नहीं तो कल नहीं तो परसों आपको फेस करनी पड़ेगी। मैं जर्नलिस्ट के नाते ऐसा कह सकता हूं, क्योंकि जो मुझे ऑब्जर्वेशंस मिल रहे हैं वो आपके कार्यकर्ताओं के बीच से ही मिल रहे हैं। रही दूसरी बात, लिस्ट क्यों नहीं जारी हो रही सब जगह की, वो लिस्ट जारी नहीं होने का कारण यही है कि दोनों पार्टियां अभी भी इस मूड में है कि किसी न किसी तरह से तोड़ा जाए। जैसे प्रहलाद गुंजन को आज लाया, आज आप मीना जी आप देखिए प्रहलाद गुंजन के वो जो वर्ड्स हैं, जो उन्होंने स्पीच दी, वो वर्ड्स वही थे जो हम लोगों पिछले काफी समय से कहते आ रहे हैं। आप अपने सारे पुराने प्रोग्राम्स उतार के देख लीजिए, उसमें सारे वर्ड्स आ चुके हैं, ये कि यही भाषा आ चुकी है जिसको प्रहलाद गुंजन ने वहां पेश किया। तो मेरा कहने का मतलब कि दोनों पार्टियां अभी तक इस मूड में है कि सामने वाला कौन सा मोहरा चल रहा है, उसकी क्या चाल सामने से आने वाली है, उसका कौन सा जातिगत वोट बैंक है, उसके साथ कितने लोग और आ सकते हैं। सबसे बड़ी बात मीना जी ये है कि भजन लाल जी पे इस समय अपनी ये सीएम की कुर्सी बचाने का बहुत बड़ा प्रेशर है। अगर उन्होंने 25 की 25 सीटें जिता कर नहीं दी तो उनकी कुर्सी आगे जाके खतरे में पड़ सकती है। तो इसलिए भजन लाल जी, सीपी जोशी का तो खुद देख ही लिए, आकिया के साथ उनके साथ समझौता करवाया गया, भजन लाल जी ने 3-4 जगह समझौते करवाई है। तो ये जो मंथन चल रहा है बीजेपी के अंदर, बीजेपी बहुत कैलकुलेटिव पार्टी है, बहुत डीप तक जाकर हर चीज को सोच रही है, मगर फिर भी कहीं ना कहीं जो शंका है, शंका का कोई समाधान नहीं है मीना जी। शंका हर इंसान को घेर के रखती है, और वो जो शंका है वो लिस्ट के देर होने का कारण है। चैलेंज दोनों ही तरफ बड़ा है। एक तरफ बीजेपी पे प्रेशर है कि 25 का रिकॉर्ड उन्हें बनाना है, 24 की आती है तो सम्मान में थोड़ी क्षति हो जाती है। हालांकि पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो भावनाओं से काम नहीं लेती, वो जानती है कैलकुलेशन, गणित। उनकी गणित में कहीं ना कहीं ये भी होगा कि मान लीजिए हमारी 4 कम होती है, 3 कम होती है, 5 कम होती है, उसका भी हिसाब कहाँ से सेटल करना है, वो सब ठीक है। लेकिन उसके बाद भी प्रतिष्ठा तो है।
जिसको लेकर बीजेपी का चैलेंज है कि 25 बरकरार रखनी है, और कांग्रेस का चैलेंज उससे भी बड़ा इस मायने में कि आप 0 पे खड़े हैं, तो आप कहीं 1, 2, 3 कहां पहुंच पाते हैं? जो भी आप कर पाएंगे, आप चुनावी नतीजों के बाद क्या बोलेंगे? तो कुछ बोलने की स्थिति आपकी हो कि भाई हमने अच्छा किया, हमारा वोटिंग परसेंटेज बढ़ा, समझ में आता है। तो देखिए चैलेंज, एक तरफ जिसका 25 का 100% रिजल्ट है वो भी दबाव में है, और 1% जो 0 पे खड़ा है दूसरी तरफ वो भी दबाव में है, और दोनों का दबाव का लेवल सेम है, कोई फर्क ही नहीं है। डॉक्टर चेतन राज पुरोहित जी, आप कुछ बोल रहे थे डॉक्टर मुनेश अरोड़ा जी? हाँ, मैं यही कह रहा था कि मेरी बात बीच में से रह गई थी कि प्रेशर के अंदर दोनों पार्टियों का नेतृत्व इस समय खड़ा हुआ है, क्योंकि अशोक गहलोत एज ए सीएम हटे हैं तब से वो घेरे में है, उनके ऊपर क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। पायलट के ऊपर क्वेश्चन मार्क, सचिन पायलट पे क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, पार्टी का नेतृत्व में क्वेश्चन मांगे कांग्रेस के अंदर। इधर भजनलाल जी बिल्कुल नए आए हैं, उनको अपने पुराने साथियों से भी दबाव है, वसुंधरा जी हुई या दूसरे लोग हुए, उनका भी दबाव अंदर ही अंदर काम कर रहा है। अब उसको भी उनको बैलेंस करना है। जो ये स्थिति है ना, वो बहुत ज्यादा खराब है पार्टियों के अंदर, और वो जो पार्टियों की स्थिति है वो जब तक नहीं सुधरेगी, जब तक कि पूरी पार्टी एक छत्र के साथ, एक आवाज के साथ खड़ी नहीं होगी। और राजपुरोहित जी मेरी इस बात से सहमत होंगे। मैंने बहुत बड़े नेता से भी बात की थी उस समय पे, उन्होंने इस बात को स्वीकार किया था कि हाँ, इस तरह की प्रॉब्लम सभी पार्टियों में है और हमारी पार्टी में भी है। जी, तो ऐसे में डॉक्टर चेतन राज पुरोहित, रातों रात नामों का ऐलान होगा, सुबह नॉमिनेशन होगा, ऐसा ही होने वाला है? मीना जी, पहले तो मैं इस बात पे आना चाहता हूँ, हमारे सभी मित्रों ने कहा कैंडिडेट नहीं मिल रहे हैं भारतीय जनता पार्टी को, दूसरी पार्टियों से कैंडिडेट ला रहे हैं। आपको पता है बांसवाड़ा सीट 2019 में हमने 3 लाख से ज्यादा मतों से जीती है। महेंद्रजीत सिंह जी माली उस समय कांग्रेस में ही थे, कैसे जीती हमने? जिन सीटों का मार्जिन 3-3 लाख मतों का है, 4-4 लाख मतों का है, इवन 6 लाख तक जीती हमने भीलवाड़ा सीट 6 लाख से जीती, चित्तौड़ सीट हमने 5,76,000 मतों से जीती, राजसमंद सीट हमने 5,51,000 मतों से जीती। तो जहां पर हम लोग ऑन एंड एवरेज लगभग सभी सीटों पर हम 3 लाख से ज्यादा मतों से चुनाव जीते हैं, वहां में कैंडिडेट नहीं हमारे पास, हमारी पार्टी, पहली बात नहीं है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि नागौर सीट की बात करिए आप, 2014 से 2019 के बीच में एकमात्र सीट नागौर थी जहां हमारा जीत का मार्जिन कम हुआ है। क्यों कम हुआ? क्योंकि हनुमान बेनीवाल जी को हमने समर्थन दिया। 2014 के अंदर हमने ये सीट जीती थी 2 लाख से ज्यादा मतों से, और 2019 में हनुमान बेनीवाल जीते थे 1,81,000 मतों से। आप कल्पना कीजिए, आज वही नागौर की सीट है। हनुमान बेनीवाल जी ने पहला चुनाव जीता था 35,000 मतों से, दूसरा चुनाव उनके भाई नारायण जी बेनीवाल ने जीता था 6,000 मतों से, और तीसरा 2023 में हनुमान बेनीवाल जी मात्र 2,000 मतों से जीते हैं। तो ये होता है, जो पार्टी कैडर बेस नहीं होती है, जो पार्टी कार्यकर्ता के बेस पे नहीं, वो हनुमान बेनीवाल जी जैसा होता है। अब आता हूँ, हमारे मित्र ने बात की मलमास की, इनकी बात की। अरे भैया, राम मंदिर का विरोध करने वाली पार्टी अगर मलमास को याद करती है, रामनवमी को याद करती है, उल्लासटक को याद करती है, तो इससे बड़ा भारत की जनता का क्या सौभाग्य होगा। कम से कम इस स्टेज पे तो है आज मान रहे हैं कि हिंदू धर्म ने नीति के अंदर भी आपका विश्वास जागृत हुआ। कांग्रेस पार्टी ने कभी राम मंदिर का विरोध नहीं किया था। एक सेकंड। अब मीना जी, मैं असली बात पे आता हूँ। वोटिंग पैटर्न क्या है राजस्थान का? वोटिंग पैटर्न राजस्थान का ये है, विधानसभा चुनाव में अलग है, लोकसभा चुनाव में अलग है। लोकसभा चुनाव में चाहे 2014 ले लीजिए, चाहे 2019 ले लीजिए, 2014 में 55% मत, 54% मत भाजपा, कांग्रेस 30%। 2019 में भाजपा 58.5, कांग्रेस 30.5। ये जो 23% मतों का जो अंतर है, ये यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी की लोक कल्याणकारी योजनाएं, सशक्त नेतृत्व, इस देश को जो विकास की नई दिशा दी है, इस देश का ग्लोबल लीडर, नेशनल ग्लोबल लेवल पे जो नाम किया है, और जिस प्रकार से गरीबों को राहत दी है, चाहे वो प्रधानमंत्री आवास योजना हो, चाहे वो उज्ज्वला योजना हो, चाहे हर घर नल योजना हो, चाहे किसान सम्मान निधि हो, मैं गिनाऊंगा तो शाम हो जाएगी। अब आता हूँ मान्य राजस्थान सरकार पर। राजस्थान सरकार के यशस्वी मुख्यमंत्री भजन लाल जी ने पिछले 3 महीने के अल्प कार्यकाल में जिस प्रकार से ERCP, यमुना जल समझौता, एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स, SOG, पेपर लीक, अरे पेपर लीक में तो ट्रेनिंग सेंटर से पकड़ के ला रहे हैं। मीना जी, देखा 5 साल कांग्रेस की राज रही है, एक भी पकड़ के लाए क्या ये? और तो और माननीय मुख्यमंत्री जी ने पीठ थपथपाई SOG की कि आप लोग इसी तरीके से लगे रहिए
किसी को भी नहीं छोड़ना, बड़े से एसओजी बड़े का को नहीं गठन छोड़ना किसने है। किया था? ये होती है विल आदरणीय पावर, एसओजी का ये गठन होती है किसने किया था? नीति, ये होती है नियत। नीति और नियत जब साफ होती है ना नेता की, मीना जी, तब काम होता है, जब ताकत आती है, जनता को राहत मिलती है, जनता के चेहरे पे जब खुशी देखते हैं ना, तब कार्यकर्ता उत्साहित होता है कि देखो हमारे नेता ऐसे हैं। जब कार्यकर्ता गली में जाकर के, मोहल्ले में जाके मत मांगता है, ये भारतीय जनता पार्टी है। अभी हमारे मित्रों ने बात की तपस्वी, तपस्वी की बात कहना चाहता हूँ। 58 साल का हो गया हूँ, 58 साल का, कोई चुनाव नहीं लड़ा है, जीवन में लड़ूंगा भी नहीं। इस पार्टी की सेवा करनी है, इस देश की जनता की सेवा करनी है, इस राष्ट्र को मजबूत राष्ट्र बनाना है। इसके लिए हम लगे हुए हैं, विद्यार्थी काल से लगे हैं, आज तक लगे हैं, प्रोफेसर भी बन गए, लेकिन आज तक लगे, जीवन पर्यंत लगे रहेंगे। अच्छा डॉक्टर साहब, जो चुनाव लड़ने वाले हैं, जो चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, उनकी लिस्ट 25 को आएगी, 26 को नॉमिनेशन होगा, यही सवाल था मेरा। बिल्कुल आएगी, क्यों नहीं आएगी, बिल्कुल आएगी। 25 भारतीय को? जनता पार्टी, क्या क्या बात कर रहे हैं आप? हम कोई आम आदमी पार्टी है, हम कोई छोटी मोटी पार्टी है, राष्ट्रीय पार्टी, वर्ल्ड का सबसे बड़ा संगठन है। और तो और कब आएगी? पूरा समय मिलेगा नॉमिनेशन भरने के लिए, कोई दिक्कत नहीं आएगी। और तो और मैं बता रहा हूँ, हमारे तो कैंडिडेट लगे हुए हैं प्रचार में लगे हुए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अभी से नहीं है, 4 महीने से लगे हुए हैं, कोई चिंता नहीं है। सारी 25 की 25 सीटें 5 लाख से ज्यादा मतों से जीतने का हमने रिकॉर्ड बनाना राजस्थान के जी, राजीव तिवारी जी, वो जो कैंडिडेट लगे हुए हैं, जिनके नाम आने बाकी हैं 10 लोकसभा सीट पर, जरा एक बार नजर दौड़ाएंगे कि कौन कौन से कैंडिडेट लगे हुए हैं। डॉक्टर चेतन राजपुरोहित, झुंझुनू में कौन है? 3 महिलाएं जुटी हुई हैं, तीनों को लगता है कि उनको टिकट मिलने वाला है, किसको मिलेगा? भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को टिकट मिलेगा, तीनों लगे हुए हैं, तीनों का है एक कमल के फूल को जिताना है। मोदी जी को राजस्थान के 25 के 25 कमल भेंट करने हैं, और तीनों के तीनों वो है, चाहे 3 हो, चाहे 6 हो, चाहे 16 हो, जिसको भी फाइनल होगा, सारे के सारे लग जाएंगे उनके साथ चुनाव जिताने के लिए। यही तो भारतीय जनता पार्टी है, यही तो फर्क है दूसरी पार्टियों में। तो कोई कांग्रेस से आ गया, उसका टिकट हो गया फिर नहीं, कोई कांग्रेस का एक और शामिल हो गया और उसको टिकट दे दिया आपने, तो फिर ये जो अभी 4 महीने से लगे हुए हैं जिनका टिकट फाइनल है, उनका क्या होगा? जब तो मैंने बोला तपस्वी कार्यकर्ता है, जब तो बोला है। उसका ध्येय क्या है? उसका ध्येय है इस देश को मजबूत करना, राष्ट्रवाद को मजबूत करना। और जो 50 सालों से हम लोगों ने झेला है, हम लोगों ने जो देखा है, जो दुख हमने देखा है, उनको पूरा करने का समय आया। माननीय प्रधानमंत्री जी ने 10 साल में वो कर दिया। 370 की क्या कोई कल्पना कर सकता था? 35A की क्या कोई कल्पना कर सकता था? CAA की क्या कोई कल्पना कर सकता था? राम मंदिर की कोई कल्पना कर सकता था? पूरे किए सपने इस देश के कार्यकर्ता उत्साहित इसीलिए। ये एडवर्टाइजमेंट का वो थोड़ी है प्लेटफॉर्म कि आप एक एक करके रोजाना आप सारी योजनाएं गिनाएं। हाँ, हम आपसे चर्चा कर रहे हैं। राजीव तिवारी जी ने आपसे इलेक्टोरल बॉन्ड्स की भी जो योजना लेके आए थे, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया, वो भी तो आप ही की पार्टी लेकर आई थी। हाँ, इसी पे आता हूँ, EBS पे आता हूँ। EBS जरूरी है, आपने बहुत ही अच्छा प्रश्न उठाया है। EBS क्या है? 65 साल तक क्या पार्टियां चंदा नहीं लेती थी? क्या पार्टियां चुनाव नहीं लड़ती थी? वो लेते थे पर्दे के पीछे से, टेबल के नीचे से, और कहते थे मतदान और दान गुप्त रहना चाहिए, ये कहते थे 65 साल तक। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी ने क्या पारदर्शी किया। आज आप सब लोग चर्चा कर रहे हैं कि किसने कितना पैसा दिया, और आप कल्पना कीजिए 40 सांसदों वाली पार्टी 1200 करोड़ रुपए, जो कहते थे नहीं हम नहीं लेंगे, ये बॉन्ड खराब है, फिर उन्होंने क्यों पैसा लिया उस बॉन्ड का? आज कम से कम देश की जनता के सामने सारा आ रहा है किस पार्टी को कितना पैसा मिला। पैसा पहले भी लगता था क्या? 65 साल तक बिना पैसे चुनाव थोड़ी होते थे, चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे अन्य दल हो, पैसे सबको मिलते थे। माननीय प्रधानमंत्री जी ने प्रयास किया कि जो पैसा पारदर्शी तरीके से पार्टी के पास है, पार्टी की जो बैलेंस शीट जाती है, उस बैलेंस शीट में चुनाव आयोग के पास पूरा वर्णन होता है, कितना पैसा आया है, कहां से आया है, कितना खर्च हुआ। ये पारदर्शी माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश दिया, उसका पालना करना हर पार्टी का कर्तव्य है, हमारा भी कर्तव्य है। सुप्रीम कोर्ट का आदेश को मानना भारतीय जनता पार्टी का परम कर्तव्य है, हमने कह दिया। और तो और हमारे पास इन लोगों से पैसा आया इतना, तो सुप्रीम कोर्ट को दिशा निर्देश देने की कोई जरूरत ही नहीं थी। पार्टियां चुनाव आयोग को नहीं दे रही थी, इसीलिए तो चुनाव आयोग को क्या सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया इस बात। मैं आता हूँ राजीव जी, इसी बात पे आता हूँ। आप एक कल्पना कीजिए कि मैंने किसी को कोई मदद की चुनाव के अंदर, लोकल कैंडिडेट को,
और ये पता चल गया कि चेतन जी ने इस लोकल कैंडिडेट की आर्थिक मदद की है, और वो लोकल कैंडिडेट जीते या हारे वो बात की बात है, लेकिन जो रिलायबल प्रतिद्वंदी कैंडिडेट है वो मेरे प्रति क्या धारणा बनाएंगे, आप कल्पना कीजिए इस बात की। भाई मैं इसलिए तो कहते इतनी हैं सी बात की कह रहा हूँ कि आप लोग चुनाव आयोग को, आप ही ने कहा है अभी 1 मिनट पहले कि हम शुरू से और अभी तक ये डिटेल देते रहे कि पार्टी को किन से चंदा मिला, कितना चंदा मिला, ये हम डिटेल देते रहे। ये आपने कहा है, मैंने नहीं कहा है। अगर ये दे ही रहे बिल्कुल होते आप इसी लोग, बात पे, हाँ राजीव जी यही इसी बात अगर पे दे रहे होते तो सुप्रीम खाली कोर्ट बीजेपी क्यों नहीं, रोक लगाता? खाली अब आप बीजेपी कह नहीं, रहे हो कि अगर सभी उसकी पार्टियां क्या पड़ेगी? जो पैसा आता है, जो पैसा खर्च होता है, और इवन हमने तो क्या किया है, हमने तो हमारे कार्यकर्ता का पैसा भी नगद लेना बंद कर दिया है। हमने इस बार जो चेतन पुरोहित समर्पण जी, नीति का जो अभियान चलाया भारतीय ब्रॉन्ड जनता पार्टी के इलेक्ट्रोल कार्यकर्ताओं बॉन्ड के से लिए, जो वो भी हमने चेतन पुरोहित ऑनलाइन जी, लिया है, ऑनलाइन कैश पेमेंट। मैंने भी अगर 50 रुपए भी कार्यकर्ता के नाते दिए हैं तो मैंने यूपीआई पेमेंट किया है, कैश नहीं किया है, कैश नहीं दिया है। इलेक्ट्रोल बॉन्ड से आपने जो पैसा लिया है, कार्यकर्ताओं से भी, राजपुरोहित कार्यकर्ताओं जी, से भी, राजपुरोहित जी आप आंकड़ों के उस्ताद है। आप सोचिए कि इलेक्ट्रोल बॉन्ड से जो पैसा आया है उसमें भारतीय जनता पार्टी के 56% हिस्सेदारी है, और आप सोचिए कि भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 1 महीने से सांसदों के पास सुन तो लीजिए बात पूरी, और 40 कांग्रेस पार्टी के कांग्रेस पार्टी, आप कांग्रेस पार्टी के चंदे पे सवाल उठा रहे हैं ना, मैं उसका जवाब दे रहा हूं आपको। विरोध करते थे, पारदर्शिता देखिए, आप मना आप पारदर्शिता देखिए। 1 महीने पहले कांग्रेस, 1 महीने पहले कांग्रेस पार्टी के खाते फ्रीज कर देते हो आप, और ऊपर से आप कहते हो कि कांग्रेस पार्टी ने भी चंदा लिया है। किसी के खाते फिक्स नहीं करती है, सरकार किसी के खाते फिक्स नहीं करती है। अभी वर्तमान में मीना जी लोकसभा चुनाव है, कांग्रेस पार्टी देश की बहुत बड़ी पार्टी है, एक बड़ा समुदाय विशेष कांग्रेस पार्टी के पक्ष में मतदान करता है, पर आप ये देखिए कांग्रेस पार्टी के खाते पिछले 1 महीने से फ्रीज है, ना वो एडवर्टाइजमेंट कर पा रहे हैं, ना वो रैली कर पा रहे हैं, ना वो उन खातों का इस्तेमाल कर पा रहे हैं। और कारण क्या है? मात्र 14 लाख रुपए का मामला था, 200 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया, जो जुर्माना मात्र 10-20 हजार रुपए होना चाहिए था, उसको 200 करोड़ रुपए तक लेके गए। और ये बात करते हैं पारदर्शिता की। आप कोर्ट में जाइए, कोर्ट आपको राहत देगा। आज केजरीवाल जी गए थे ना, राहत मिल गई। आज केजरीवाल जी गए थे कोर्ट में, कांग्रेस पार्टी कोर्ट में जारी, जनता, राजपुरोहित जी जनता के कोर्ट में आप आ रहे हो, चिंता ना करें, बिल्कुल तैयार हैं, बिल्कुल, हाँ जनता के कोर्ट में कांग्रेस आ रही है, और जनता, हाँ, कोर्ट में आओ। और आपने जो गाइड, 1 मिनट राजपुरोहित जी, आप थोड़ा सुनो, राजपुरोहित जी आप सुनो, जिस बीफ कंपनी का आप विरोध करते हो, गौ माता की बात करने वाले, बीफ कंपनी से 500 करोड़ रुपए का चंदा लेके आप बैठे हो, और आप बात करते हो राम नाम की। कहां गया आपका राम नाम? सोचिए, आप श्रम कीजिए, बीफ कंपनी से आपने 200 करोड़, 500 करोड़ रुपए। राहुल गांधी जी राम मंदिर के दर्शन करने कब जाएंगे? डॉक्टर चेतन राज जल्द जाएंगे, रामनवमी को जाएंगे, बिल्कुल आप साथ चलिएगा। देखिए करण जी ने सवाल आपसे किया कि आपने किससे कितना पैसा लिया, आप बात कुछ और करते हैं और हकीकत कुछ और आपने सीधा सवाल पूछ लिया राम मंदिर कब जाएंगे। ये आपका जो डॉक्टर मुनेश अरोड़ा ने कहा था ना कि हम कोई भी एग्जाम दे लें, लेकिन इस तरह से तो हम नहीं कर सकते, वो आपने कहां से प्रोफेसर तो आप बने ही हैं, लेकिन ये महारत कहां से हासिल किया आपने, किसकी ट्रेनिंग है, ये एक अलग मुद्दा है। लेकिन अभी हम वापस विषय पर आते हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड का जो विषय है उसे सही रूप में जनता तक पहुंचाना अपने आप में एक चुनौती है। जनता तक आंकड़ों को पेश करेगी, कोई भी एक फैक्ट शीट लेकर हम आएंगे, तुरंत दूसरी फैक्ट शीट लेकर दूसरा कोई आ जाएगा, पॉलिटिकल पार्टी बीजेपी अलग फैक्ट शीट दिखाएगी अपने हिसाब से, कांग्रेस अपने हिसाब से। जनता को जब तक समझ में आएगा तब तक तो चुनाव हो चुका होगा। सवाल ये डॉक्टर मुनेश अरोड़ा जी, इलेक्टोरल बॉन्ड का विषय आम जनता तक वाकई में पहुंच भी पाएगा, इस पर सवाल है। लेकिन इस वक्त जो टिकटों को लेकर बीजेपी की जो भी डिले हो रही है, वहां पर मेवाड़ संभाग में भी चर्चाएं इसको लेकर किस तरह की है, क्यों डिले हो रहा है, क्या कारण है, बीजेपी कहां फंस रही है, क्या प्रॉब्लम आ रही है? मीना जी, मैं आपके दोनों क्वेश्चन का जवाब दूंगा। एक तो बीजेपी कहां फंस रही है, क्यों डिले हो रहा है, और दूसरा मुद्दे चाहे इलेक्टोरल बॉन्ड हो या कोई भी हो। तो पहले अपन बीजेपी कहां फंस रही है उस पर बात कर लेते हैं। बीजेपी फंस नहीं रही, बीजेपी के पास सारे आंकड़े हैं, हर एक आदमी की जन्म कुंडली है। बीजेपी फंसने वाली पार्टी नहीं है। बीजेपी का ग्राउंड वर्क और पेपर वर्क इतना ज्यादा सॉलिड है, आप अंदाज भी नहीं लगा सकते। बीजेपी इंतजार कर रही है काउंटर का कि मेरे सामने कौन आने वाला है, किससे मेरी टक्कर होने वाली है,
क्या मैं इस आदमी को दूंगा तो क्या अंदर से कोई रिवोल्ट तो नहीं हो जाएगा? दो डर बीजेपी को खाए हुए, अंदर से रिवोल्ट और सामने वाली पार्टी का क्या रुख रहने वाला है। जब तक ये दोनों रुख के लेकर जो चर्चाएं हो रही है वही मेन आधार है। और मैं उम्मीद करता हूं कि एक आध दो दिन में भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस से पहले उम्मीद करता हूं कि शायद अपनी लिस्ट को जारी कर देगी। रही मुद्दों की बात, चाहे इलेक्टोरल बॉन्ड हो, मीना जी, कांग्रेस पूरी तरह से विफल रही है मुद्दों को ले जाने में। भारतीय जनता पार्टी बहुत जल्दी हर मुद्दे को कैश कर लेती है और उसको ग्राउंड पर ले जाती है। उसके पास अभी आपने प्रधानमंत्री जी को देखा, उन्होंने एक इनाम दिए, यूथ को इनाम दिए थे। कौन ये सोशल मीडिया में काम कर रहा है, ये यूट्यूब पे काम कर रहा है, ये इसका आर्टिस्ट है। वो क्या था? वो ये था कि भारतीय जनता पार्टी अपने नेटवर्क को जानती है कि मेरा टारगेट एरिया कौन सा है, कौन किस एरिया में किस पे वर्क कर रहा है। एक एक आदमी को चुन के उन्होंने वहां इनाम दिलवाया कि ये इस एरिया में है, ये इस फील्ड का है, ये इस क्षेत्र का महारत हासिल है। अब नहीं जाता कि इलेक्टोरल बॉन्ड की, तो क्या कांग्रेस उस मुद्दे को ले जा सकेगी? मेरे को नहीं लगता कि कांग्रेस इतनी सक्षम है, या कांग्रेस तो सक्षम है पर उसका कार्यकर्ता 1 to 1 उस बात को ले जाने में असक्षम है। आज मीना जी मैं आपको दो चीज और बताता हूं। कल से उदयपुर सुखाड़िया यूनिवर्सिटी के अंदर 325 आदमी जो कई वर्षों से काम कर रहे थे उनको निकाल दिया। अशोक गहलोत ने संविदा कर्मी और ठेका कर्मियों के लिए योजना निकाली थी कि इनको कंफर्म किया जाएगा, और ये स्थिति पूरे राज्य में है। भारतीय जनता पार्टी जब से आई है तब से ये बात उठ रही है कि इन संविदा कर्मियों, ठेका कर्मियों को कंफर्म किया जाए। जो भारतीय जनता पार्टी का स्टेट का नेतृत्व, उन तक भी ये बात पहुंच चुकी है कि ये कर्मचारी वर्ग वोटों के अंदर बहुत ज्यादा अहम भूमिका अदा करता है, उनके परिवार बहुत अहम भूमिका अदा करते हैं। इनकी ये जो प्रॉब्लम है, लाखों कर्मचारी हैं जो संविदा पे और ठेके पे काम कर रहे हैं, इनको कंफर्म किया जाए। ये एक बार विधानसभा में कर चुके हैं, उस समय एश्योरेंस आया था, मगर अभी तक कुछ नहीं, ना 100 दिन की कार्य योजना में ये बात आई है। कल 327 आदमी एकदम से ठेका कर्मी निकाल दिए गए, जिनके लिए ये एमओयू हो रहा था कि इनको संविदा कर्मी बना दिया जाएगा। यही हालत अस्पतालों की यही है। तो इनकी क्या कांग्रेस का एक भी आदमी बोला? कांग्रेस से कोई बोलने वाला नहीं। अगर यही कांग्रेस की सरकार होती, बीजेपी विपक्ष में होती, तो अभी तक हल्ला मचा देते। कहने का मतलब ये है कि संविदा कर्मी और ठेका कर्मियों को लेकर के कांग्रेस का जो नेतृत्व है, ये कार्यकर्ता है, वो पूरी तरह से सहनशील नहीं है कि वो उस मुद्दों को उठा सके। जबकि भारतीय जनता पार्टी, स्मृति ईरानी जी की बात आज भी लोग करते हैं कि 450 रुपए सिलेंडर हुआ था तो वो गैस सिलेंडर को लेकर सड़कों पर बैठ गई थी। पूरे देश में चर्चा है ये बात, बिल्कुल। केंद्रीय नेतृत्व चले गए। लेकिन कांग्रेस इससे चर्चा का विषय नहीं बना पा रही जनता के बीच में। सवाल मेन प्रॉब्लम को कांग्रेस जनता तक ले ही नहीं जा सक रही, ये बहुत बड़ा समस्या है जी। तो ऐसे में बीजेपी की कुछ मुश्किलें तो कांग्रेस ने आसान की हुई है। उसके बाद भी बीजेपी को इतना सोचना पड़ रहा है। तो सिर्फ जगदीश शर्मा जी, सिर्फ सामने वाले की कैलकुलेशन देखने के लिए बीजेपी रुकी हुई है, या अपना रिवॉल्ट कैसे कम करना है उसको लेकर चैलेंजेस है कि भाई एक दो जगह जो केस सामने आया, एक अपना कैंडिडेट चला गया। दरअसल ये पर्सपेक्टिव के लिहाज से बहुत बड़ा है कि बीजेपी का कैंडिडेट जा रहा है, तो वैसे में ये डर भी पार्टी को सता रहा है कि कोई और कैंडिडेट ना चला जाए, इसलिए लास्ट मोमेंट में कुछ करना है वैसा। नहीं, जैसा राज पुरोहित जी भी बता रहे थे, मैं उनकी बात को तायद करता हूँ कि एक खास किस्म का कैडर होता है बीजेपी के पास। जो मूल कैडर है वो आरएसएस, एबीवीपी, महिला मोर्चा, किसान संघ, फला डिका, इस तरीके से इनके हर वर्ग में एक एक संगठन काम करता है, और वहां के लोग सारे के सारे अपने संगठन के प्रति बहुत वफादार होते हैं। इसलिए 2, 4, 5 लोग अगर निकल भी गए किसी नाराजगी से, जैसे कि चूरू में कस्मा साहब निकल गए हैं, तो अगर 2-5 निकल भी गए तो उससे भारतीय जनता पार्टी के ऊपर बहुत ज्यादा असर पड़ने वाला नहीं, क्योंकि एक एक सीट पर इन्होंने 5-5 लोगों की लिस्ट ऑल्टरनेटिव के तौर पर भी बना रखी है कि अगर स्ट्रेटेजिकली किसी सीट के ऊपर एक आदमी को टिकट नहीं देना है तो दूसरा कौन जाएगा। मान लीजिए किसी कॉन्स्टिट्यूंसी में
एक अपोजिशन की पार्टी किसी जाट को खड़ा कर देती है और आपका भी कैंडिडेट जाट ही होता है लिस्ट के हिसाब से, जिसका नाम ऊपर है, तो ये फिर जाट को नहीं भेजेंगे, कि राजपूत को भेजेंगे या ब्राह्मण को भेजेंगे या गुजर को भेजेंगे, किसी और को भेजेंगे, ताकि जाट में चीर फाड़ करें और वहां से लेकर आए वोट दूसरी कम्युनिटी से। तो बीजेपी इस मामले में माहिर है, इसको ये चिंता की बात है नहीं मेरे हिसाब से, तो कि किसी सीट के ऊपर कोई, लेकिन ये है कि बड़ी अपनी चाल बहुत धीमे धीमे, बहुत सोच समझ के, बहुत स्ट्रेटेजी के तरीके से ये चलते हैं। इंतजार भी करते हैं कांग्रेस देखे किसको लेकर आती है, क्योंकि कांग्रेस भी ऐसे ही फंसी हुई इस बार। कांग्रेस संकट तो कांग्रेस के सामने ज्यादा है भारतीय जनता पार्टी के मुकाबले। कांग्रेस वाले ये तय नहीं कर पा रहे हैं कि किसको खड़ा करें। जो 0 पे खड़ा है उसको तो संकट है ही, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, लेकिन जो 100% पे खड़ा है वो भी चिंतित है, वो भी इंतजार कर रहा है कि 0 पे जो खड़ा है वो कौन सी चाल चलेगा, उसके बाद हम चलेंगे। हमेशा मीना जी, हमेशा चिंता उसी को होती है जो 100 पे खड़ा होता है, क्योंकि उसको आगे कूदने की फिर जगह नहीं है। और नीचे उतरते ही उसका ग्रुप उतरता है। तो उनकी भी चिंता उतनी होती है जितनी जीतने के लिए ऐसे कैंडिडेट की है या अपोजिशन की है, उनकी और इनकी चिंता में कोई बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, लेकिन वो जीतते हैं और फिर अंत में जाते हैं अपने गंतव्य पर। जी, तो गुलाब बत्रा जी, ये जो देर में दोनों तरफ जो देर हो रही है, सिर्फ इंतजार हो रहा है पहले कौन ऐलान करता है, यहीं पर बात आकर लास्ट में अटकी हुई है कि पहले कौन। देखिए, अभी जगदीश जी ने कहा ना कि चुनाव में हार जीत, जो लोकतंत्र में जो है ना सिर गिने जाते हैं। अब मैंने जो शुरू में कहा कि इस समय हैट्रिक लगाने की जो बीजेपी के सामने चुनौती है इस बार, और जो आया राम गया राम की राजनीति चल रही है। अब आप देखिए कि पिछले चुनाव में जो विधानसभा था, विधायक थे, उनको लोकसभा का चुनाव लड़ाया गया। अब उसमें जैसे जो लोग वो विधायक बन के आ गए, अब जैसे सीट आती है अजमेर की, अजमेर के जो एमपी थे वो हार गए। अब उनकी जगह उनको जो विधानसभा के चुनाव हार गए एमपी रहते हुए, उनको टिकट नहीं देना है, अजमेर का स्थान उनको तय करना है। अब जयपुर वाली जो सीट है, जैसे अब जयपुर में अभी जो 2 बार चुनाव जीत चुके हैं, और मेरे ख्याल पिछली बार जो जयपुर से रामचरण बोहरा सबसे अधिक, राजस्थान में सबसे अधिक अंतर से जीते थे। उसके बाद आती है राजसमंद। राजसमंद की एमपी थी, वो विधायक बन के उप मुख्यमंत्री हो गई। फिर आते हैं आपके सामने गंगानगर। अब गंगानगर के उस पर भी सवाल खड़ा हो रहा है। फिर आता है नागौर की सीट हनुमान बेनीवाल के साथ गठबंधन में थी। तो ये जो 10 सीटें बाकी बची हुई हैं, उसमें जो एमपी थे वो चुनाव हार गए, उनकी जगह नई सीट बदलनी है। दूसरा, आप जैसे जगदीश जी ने कहा कि जातीय समीकरण, बात वही आती है कि हमें सिर गिनने हैं और हैट्रिक जो लानी है उसके लिए फूक फूक कर चलने की बात है। दूसरी बात कि अभी इस समय जो भाजपा ने निर्णय किया कि 400 पार, अब जब 400 पार है तो उसके लिए आपको कम से कम 50% वोट से चुनाव जीतना है। पिछली बार 45% की स्थिति बनी थी, अब 45% से 5% वोट और लेने हैं। और यही जो मुख्यमंत्री हैं भजन लाल, आपको ध्यान हो तो जब ये युवा मोर्चे के पदाधिकारी थे और दिल्ली में अधिवेशन था और ओम बिरला उसके अध्यक्ष थे, युवा मोर्चे के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, उस समय उन्होंने 1 बूथ 10 यूथ, यही भजन लाल थे जिन्होंने नारा दिया था 1 बूथ 10 यूथ, जिस पर बीजेपी आज तक चल रही है। तो उनके सामने एक चैलेंज है, और उन्होंने ये अभी शुरू में कहा भी गया कि 25 सीटें अगर नहीं जीत पाते उनकी कुर्सी पर भी सवालिया निशान खड़ा होगा। तो एक मानसिक दबाव में मुख्यमंत्री भी है, इसलिए जगह जगह जो क्लस्टर सिस्टम बनाया बीजेपी ने, उसमें आज 2-2, 3-3 जगह, अभी कोटा में है, वो अभी भरतपुर में मीटिंग चल के शायद अभी जयपुर लौट रहे हैं, फिर कल फिर मीटिंग है। तो ये नहीं, इस मानसिक दबाव में है। और उधर कांग्रेस भी इसी रणनीति में है कि हमें इस बार जो विधानसभा चुनाव हुआ 115 सीटें थी, 285 सीटें विपक्ष को गई हैं। 8 ठीक है कि 8 जो निर्दलीय जीते उसमें बीजेपी के अधिकतर लोग हैं। उसके बावजूद जब तिवारी जी ने कहा कि अगर मोदी के चेहरे पर अगर चुनाव जीता जाता है, कमल के चुनाव चिन्ह पर जीता जाता है, तो 250 सीटें क्यों नहीं जीत पाए। तो ये सवाल निशान कांग्रेस का भी है और बीजेपी के सामने भी है मानसिक दबाव। उस मानसिक दबाव सीटें हम जीते, और कांग्रेस ये सोच रही है कि हम जो विधानसभा चुनाव था उसमें कम से कम 9 सीटें ऐसी हैं, 9 लोकसभा क्षेत्र में, कि हम उनको
अपने हथिया सकते हैं। तो वो भी फूक फूक करके और कोशिश कर रही है। अब चूंकि बीच में तिवारी जी ने कहा होलोस्टक वाली बात, अब जैसे 6 कांग्रेस ने अभी 6 नाम तो लगभग डिक्लेयर कर ही दिए हैं, अब विधिवत घोषणा बाकी है। यानी इसी तरह से मीडिया में भी आजकल में नाम आ जाएंगे, इन पे तो सहमति होगी, विधिवत घोषणा बाद में होगी। जैसे अपने कहावत है ना कि सास है वही कहती है छाछ नहीं है, बहू नहीं कह सकती। तो आज जो ये प्रवक्ता बैठे हैं इनको सबको जानकारी है, ये उस भूमिका नहीं है कि वो जो तिवारी जी कहा कि सास कहेगी कि हाईकमान कहेगा, उनको संकेत जा चुका है। और भाजपा जो है एक्चुअली संगठनात्मक पार्टी है। वो जैसे मैंने कहा 1 बूथ 10 यूथ का नारा लगवाने ले मुख्यमंत्री आज मुख्यमंत्री की कुर्सी पर है भजनलाल शर्मा। तो वो अपनी संगठन की तैयारी बराबर चल रही है और कांग्रेस भी कर रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब लेकिन ये ठीक है कि कांग्रेस का संगठनात्मक ढांचा उतना मजबूत नहीं है जितना बीजेपी का। और बीजेपी तो हर समय इलेक्शन की मूड में रहती है। यानी मुझे याद आता है जब पिछली बार 2019 का चुनाव हुआ था, उस समय जो संगठन मंत्री थे चंद्रशेखर जी, उन्होंने तीसरे दिन से मीटिंग शुरू कर दी थी कि आगे के लिए हमें क्या क्या करना है। 5 साल का इंतजार नहीं करते ये पार्टी वाले, ये अगले दिन से तीसरे दिन कहते समीक्षा की, हारे तो क्यों हारे, जीते तो इतने वोटों से क्यों नहीं जीते, इसका आकलन करके अगले चुनाव की तैयारी। तो इलेक्शन मूड में रहने वाली पार्टी है ये। तो लोकतंत्र में जो सिर गिनाने वाली पार्टी है उसमें इनको फूक फूक के कदम चलना पड़ेगा। और जैसे राजीव भाई ने कहा कि अंदर से अंदर खाने तय हो चुका है कि आप जो गो अहेड, अब मौका आ जाएगा, घोषणा हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं हो। तो 4 सेट आ जाएंगे चुनाव नामांकन भरने के, सारी तैयारियां हो जाएंगी। और इनके यहाँ ये इतनी गोपनीयता रहती है ना कि इस हाथ से दे दूसरे हाथ को पता नहीं लगता। तो भाजपा का जो सिस्टम है बड़ा, वो बड़ा उसको भेद पाना, उसमें पूछना पड़ता है जैसे कि भाई आज बुधवार है क्या, तो हाईकमान वो कहेगा नहीं नहीं आज मैं पूछ के बताऊंगा, कन्फर्म करके बताऊंगा कि आज बुधवार है या नहीं है। तो वो गोपनीयता बीजेपी की लगातार रहती है। उस पार्टी को नेचुरल है कि अब चुनाव चूंकि ये महाभारत का बिल्कुल शंख बज चुका है, शंख की नाद हो चुका है, अब इसमें आगे इनको क्या निर्णय करना है विधिवत घोषित हो जाएंगे। जी, डॉक्टर चेतन राज पुरोहित, इतनी सारी बातें आपके लिए, आप लोग हमेशा तैयार रहते हैं, आपका कार्यकर्ता पूरी तरह से भक्तिमय है, आपके यहाँ पर 365 दिन चुनाव लड़े जाते हैं, आपके यहाँ पर कार्यकर्ताओं की और कैंडिडेट्स की बड़ी भीड़ है, उसके बाद भी आप इंतजार कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी पहले लिस्ट डिक्लेयर करे, फिर आप नामों का ऐलान पब्लिकली करेंगे, भीतर खाने भले ही आपने कन्वे कर दिया हो। ऑडियो ऑन करिए डॉक्टर साहब। हम कभी भी इस बात का इंतजार नहीं करते हैं कांग्रेस क्या करती है। हम केवल हमारे बारे में सोचते हैं कि हमें कब करना है, कहाँ करना है, कैसे करना है, ये हम तय करते हैं, हमारी पार्टी तय करती है, हमारा प्रदेश नेतृत्व तय करता है, हमारा केंद्रीय नेतृत्व तय करता है। लेकिन एक बात मैं कहना चाहता हूँ, कोई भी राजनीतिक पार्टी हो, 2 फ्रंट से चुनाव लड़ती है। एक फ्रंट तो जैसे जगदीश जी साहब ने बताया, कार्यकर्ता। दूसरा सबसे बड़ी ताकत है आपका नेतृत्व, प्रदेश नेतृत्व और केंद्रीय नेतृत्व। प्रदेश नेतृत्व और केंद्रीय नेतृत्व अगर सक्षम होता है, ताकतवर होता है, तो कार्यकर्ता को ऊर्जा मिलती है। वो अगर अपनी योजनाएं जमीन पर डिलीवर करता है, मतदाताओं को, जनता को राहत देता है, तो कार्यकर्ता में उत्साह का संचार होता है। और जब कार्यकर्ता में उत्साह का संचार होता है, जब पार्टी चुनाव जीतती है, मत प्रतिशत बढ़ता है, क्योंकि बूथ पे ले जाने वोट कौन डलवाएगा, मत डलाने के लिए कार्यकर्ता चाहिए आपको। उस कार्यकर्ता का जब जोश होगा तो वो कोशिश करेगा मैं ज्यादा से ज्यादा पोलिंग कैसे करा सकता हूँ बूथ पे। वो उत्साह तब आएगा जब वो मोदी जी की तरफ देखेगा, जब वो भजनलाल जी की तरफ देखेगा, तब उसको उत्साह आता है कि नहीं मेरे को करना है। आपकी लिस्ट कांग्रेस से पहले आएगी इसका मतलब? बिल्कुल, कभी भी आ सकती है। भारतीय जनता पार्टी की लिस्ट का पक्का है, कभी भी आ सकती है। आप भी देखेंगे, मैं भी देखूंगा, नाम जारी होंगे, प्रत्याशी नॉमिनेशन करेंगे अपना। कल तक नहीं नहीं, ये कोई नहीं कह सकता, कभी भी। मैंने ये शब्द इस्तेमाल किया, कभी भी आ सकती है। 25 तक राजीव जी 25 तक। अरे मैंने कहा ना छाछ कहेगी कि छाछ नहीं है, वो वाला है निर्णय। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, मैं एक कार्यकर्ता हूँ, मेरी सीमाएं हैं, मैं उन सीमाओं का पालन करूंगा। जहां तक मेरे को पता चलेगा तब मैं बताऊंगा आपको। जब मेरे को किस चीज का पता नहीं होगा, मैं आपको कहूंगा नहीं मेरे को पता नहीं है इस बात का। नहीं, वैसे प्रवक्ता का काम भी नहीं है ये घोषित करना, प्रवक्ता का काम भी नहीं है। प्रवक्ता का काम भी नहीं है। प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी दिल्ली में। प्रवक्ता का काम पार्टी में क्या हो रहा है ये बताना होता है। पार्टी में क्या हो रहा है, टिकटों को लेकर
क्या स्थिति है, कब तक ऐलान हो सकता है, कहाँ पेच फंसा हुआ है, कहाँ प्रॉब्लम है, क्या बीच में कौन कौन से नामों पर ज्यादा प्रायोरिटी से मंथन चल रहा है, ये सब प्रवक्ताओं का काम बताने का होता है कि नहीं होता, जगदीश जी? देखिए, आजकल प्रवक्ताओं की जरूरत ही नहीं रहती। पार्टी सीधे जो है जनरल सेक्रेटरी दस्तखत करके और लिस्ट जारी करते हैं, जो सारे सोशल मीडिया पे तुरंत आ जाती है। प्रवक्ता जब तक बोलेगा तब तक तो लिस्ट दूसरे के फोन पर होगी। अब बचा कहाँ प्रवक्ता? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी मीडिया को यूज करने का जो तरीका है उसमें भी निपुण है। आप देख लीजिए, नेशनल लेवल पर देख लीजिए, कोई बड़ा मेन स्ट्रीम चैनल ऐसा नहीं है जिसमें कि भारतीय जनता पार्टी के गुणगान बहुत तेजी से नहीं। सब कहते हैं, लोगों ने नाम रख दिया गोदी मीडिया, तो ये ऐसे ही नहीं पड़ता। अब आप कहते रहिए उनको गोदी मीडिया, वो तो कर रहे हैं जो कर रहे हैं, वो देश में माहौल बना रहे हैं। पूरे देश में जो है ऐसा लग रहा है कि अगर ये रोकेंगे नहीं तो ये 500 के ऊपर जाएगी सीट, ऐसा हो जाएगा। 400 नहीं, 500 के बाहर निकल सकती है अगर टीवी की रिपोर्टों को देखें। अभी एक सोशल मीडिया पर बड़ा जोरदार आया था, एक सज्जन जो है हर बार निकलते हैं, उनकी मिसेज रोजाना 100 का नोट निकाल लेती है पट्टुए में से। दूसरे दिन भी ये हुआ, तीसरे दिन उसने 400 निकाल लिए। तो उसने पूछा ऐसा ऐसे भगवान ऐसा क्यों? कि मोदी जी ने कहा ना 400 पार, 400 पार। ये भी सोशल मीडिया पे चल रहा है, देखिए कि 400 पार करना है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि लिस्ट जारी करना जो है प्रवक्ता भी कर सकता है। ऐसा नहीं है कि प्रवक्ता पे कोई रोक लगी हुई है। प्रवक्ता बता सकता है कि ये 4 नाम आज डिक्लेयर हुए हैं, अगर छोटी है लिस्ट। लेकिन अगर लिस्ट में बड़े नाम हैं और कई स्टेट्स के हैं, तो फिर वो ये करते हैं कि उसको सोशल मीडिया पर और वैसे मीडिया पर प्रिंट और इन सब के लिए प्रोवाइड करा देते हैं, वो आ जाती है। लेकिन कांग्रेस पार्टी के साथ बड़ी वो है दिक्कत। कांग्रेस पार्टी की भी लिस्ट तो ऐसे ही आती है, लेकिन उसके साथ साथ टीका टिप्पणियां भी साथ की साथ आ जाती हैं, तो किसी को दिक्कत नहीं होती उनको पहचानने में। कैंडिडेट कैसा है, जीत हार का परसेंटेज क्या रहने वाला है, कमियां क्या है इनकी, ये सब चीजें भी साथ के साथ आ जाती है। ये दोनों में फर्क है, और भारतीय जनता पार्टी इसी वजह से थोड़ी अपर हैंड पे बनी रहती है। अभी ये कांग्रेस प्रवक्ता बता सकेंगे कि मध्य प्रदेश में बड़े बड़े दिग्विजय सिंह सहित बड़े बड़े नेता चुनाव मैदान में उतर रहे हैं, तो क्या राजस्थान में अशोक गहलोत या सचिन पायलट उतर सकेंगे क्या? अभी मध्य प्रदेश से सारे बड़े दिग्विजय सिंह नेता जैसे हैं सब चुनाव मैदान में उतर रहे हैं, बड़े बड़े नेताओं ने घोषणा कर दी है। तो क्या गुलाब बत्रा जी राजस्थान के अंदर जो मैदान जो चुनाव में उतरेंगे वो मुद्दे उतरेंगे, चाहे वो नारी के हो, चाहे वो किसान के हो, चाहे वो युवा के हो, चाहे वो बेरोजगारी के हो। साथ ही जिस तरह के दबाव की आप बात कर रहे थे ना, वो दबाव तो है मुख्यमंत्री जी पे भी है। मुख्यमंत्री जी को अभी जोगाराम जी ने बताया कि 1 लाख रुपए की पोटली जब तक आपके हाथ में नहीं है तब तक आप मुख्यमंत्री से मिल नहीं सकते। तो वो 1 लाख रुपए की पोटली का बंदोबस्त करना मुख्यमंत्री के जी के ऊपर दबाव है, क्योंकि कारण है ना उसके पीछे। कारण ये है कि पिछले 1 महीने के अंदर 25 करोड़ रुपए इस पर्ची और खर्ची सरकार ने मात्र चुनाव प्रचार में और विज्ञापनों के अंदर खर्च कर दिया है। ना तो अन्नपूर्णा में खाना दे पाए हैं ये, ना बुजुर्गों की विधवाओं की पेंशन दे पाए हैं, साथ ही युवाओं का बेरोजगारी भत्ता ड्यू है इनका, प्रदेश जनता को राशन ड्यू है इनका। तो दबाव तो है, मुख्यमंत्री जी पे दबाव है, 1-1 लाख रुपए की पोटली इकट्ठी करनी है, इनके मंत्री खुद स्वीकार रहे हैं। डॉक्टर मुनेश अरोड़ा। मीना जी जो मुद्दों की बात की, मैं उसी पे बोलना चाह रहा था। मैं पिछली बार भी बोलना चाह रहा था कि अपोजिशन जो है भारतीय जनता पार्टी के सामने, वो खुद मुद्दे भारतीय जनता पार्टी को दे देता है। मैं 2-3 उदाहरण देता हूं आपको। 15 लाख की गारंटी की बात की थी विपक्ष ने, बार बार उछाला, मगर उसके सामने मोदी की गारंटी आ गई, 15 लाख का मुद्दा पीछे चला गया। परिवारवाद का मुद्दा लालू जी ने दे दिया, मोदी जी ने बहुत जल्दी लपका उसको और कहा पूरा भारत मेरा परिवार, और देश ने उसको एक्सेप्ट कर लिया। ऐसे सेंसिटिव कुछ मुद्दे तो राहुल जी के, अब राहुल जी की अगर अपन बात करें तो इतने मुद्दे हैं कि जिसमें ये सब चीजें आ जाती हैं, एक सीरीज बनती है उनपे। तो जो कांग्रेस है वो जो भारतीय जनता पार्टी मुद्दे देती है उसको पकड़ती नहीं है, जबकि भारतीय जनता पार्टी एक नैरेटिव सेट करती है। आपने जो गोदी मीडिया का नाम बताया ना, उस गोदी मीडिया के सारे नैरेटिव सेट किया जाता है।
एक मिनट सर, मैं आपकी बात पे भी आ रहा हूं, मैं आप ही को भी बताता हूं आपकी बात को। प्रहलाद पुरोहित जी इस बात को जानते हैं और उनके प्रवक्ता अच्छी तरह से जानते हैं कि जो भी मुद्दे विपक्ष देता है उसके लिए पूरा चैनल भारतीय जनता पार्टी का तैयार रहता है। जबकि कांग्रेस के अंदर आप भाई प्रवक्ता होंगे, मैंने प्रवक्ताओं को देखा है, हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर देखा है, प्रवक्ता कितने एक्टिव हैं आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूं। वो बात करने को भी तैयार नहीं होते हैं। उनका क्या मतलब होता है, जब नेता आ गया तो एक चिट्ठी डाल दी कि आज ये नेता आएगा, ये जाएगा। प्रवक्ता जो मेन मुद्दे हैं उसको लेकर के कोई बात नहीं। मैंने उदाहरण देके बताया था अभी, संविदा कर्मी और ठेका कर्मियों वाला, इतना बड़ा मुद्दा कांग्रेस नहीं भुला सक रही। आदरणीय, जिस दिन से कांग्रेस सरकार, बीजेपी सरकार आई है, राजीव गांधी युवा मित्रों को इन्होंने बेरोजगार किया है और शहीद स्मारक पे कांग्रेस पार्टी लगातार उनके साथ आंदोलनरत है, पर वहां इस तानाशाही सरकार ने डंडों से बात की है, सीधे मुंह अभी तक बात नहीं की है उन 5,000 युवा परिवार से, और कांग्रेस पार्टी रात दिन उनके लिए संघर्ष कर रही है। और जिस मुद्दे की आप बात कर रहे हो, वहां सुबह मैंने देखा करण सिंह उचियाड़ा जाके आप मिलके आए हैं उन लोगों से जिन लोगों को आपने नौकरी से बेदखल किया है। तो काम हो रहा है पर आपकी बात जायज है, दिखा नहीं रही। और दिखाने का काम किसका है? मीडिया का, प्रिंट मीडिया का, सोशल मीडिया का। और उन सब चीजों पे कब्जा किसका है? मोदी जी का, गोदी मीडिया का। मैं यही तो कह रहा हूँ, आप मुद्दे विपक्ष को खुद देते हो, आप भारतीय जनता पार्टी को मुद्दे देते हो। चाहे परिवार का मुद्दा था तो लालू जी ने दिया कि नहीं दिया? गारंटी वाला मुद्दा आपने दिया कि नहीं दिया? तो भारतीय जनता पार्टी मुद्दों को लपकती है, उसको बहुत अच्छी तरह से वापस पेश करती है। और भारतीय जनता पार्टी के अंदर गारंटी, बत्रा जी, गारंटी का मुद्दा इसलिए अस्तित्व में आया क्योंकि मोदी जी के वादे अपनी जमानत और अपना अस्तित्व खो चुके थे। उन्होंने तमाम तरह के वादे करके आए थे, जनता मानने के लिए तैयार नहीं थी कि वादा शब्द क्या होता है, वो उसकी अहमियत खो चुका था वादा शब्द। इसलिए कांग्रेस पार्टी ने जो 5 साल में राजस्थान में काम किए, जिस तरह की गारंटियां दी, 10 गारंटियां दी, प्रियंका जी ने गारंटी दी, अशोक गहलोत जी ने गारंटी, उस गारंटी को पकड़ के मोदी जी बैठ गए अब, क्योंकि उनको पता है कि वादों से। आप मेरी बात को ही तो तायीद कर रहे हो, आप मेरी बात की तो आप पुष्टि कर रहे हो जो मैं कह रहा हूं। मैंने यही तो कहा था, मैंने पूरी बात। राज पुरोहित जी मुस्कुरा रहे बैठ के, वो जानते हैं इस बात को अच्छी तरह से कि भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छी तरह हर मुद्दे को भुनाना जानती है। आप अभी उनसे कोसों दूर खड़े हुए हैं, जब तक आप उसके मुद्दों को पकड़ेंगे नहीं। बहुत से मुद्दे हैं, मगर बार बार हम ही वो मुद्दे उठाते रहेंगे तो फिर आप क्या करोगे? फिर जनता ये कहती है कि क्या आप ही को पड़ी है सारी बात, कांग्रेस को भी तो बोलने दो कुछ। तो ये बात आपके ऊपर सबसे ज्यादा लागू होती है। जहां कांग्रेस को कार्यकर्ता को मौका मिलेगा, जहां कांग्रेस की आवाज उठाने का मौका मिला, चाहे गरीब की हो, शोषित की हो, नारी की हो, बेरोजगारी की हो, इस डिबेट के अंदर मैंने तमाम तरह के मुद्दों को आपका ध्यान आकर्षित करने की कोशिश की है। राजपुरोहित जी 1 लाख रुपए की पोटली की चर्चा फिर कर लेता हूं कि बताइए जवाहर राम जी किस पोटली की बात कर रहे हैं? कौन सी 1 लाख रुपए की पोटली सीएम को देनी होती है मिलने के लिए? बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। कांग्रेस और बीजेपी की लिस्ट कब आएगी, इसको लेकर अभी भी सस्पेंस बना हुआ है, और किसकी लिस्ट पहले आए यही बड़ा सवाल है। दोनों इंतजार कर रहे हैं कि सामने वाले की लिस्ट पहले आ जाए, और इसीलिए देर हो रही है। देखते हैं कब पहले कौन बड़ा साहस जुटा पाता है। न्यूज़ 24 पर आज मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।